मनपसंद कार, घर, विदेश में छुट्टियां या बच्चों की पढ़ाई, इन सब के लिए जरूरी होती है बड़ी रकम की। और ये रकम आपको मिल सकती है सही फाइनेंशियल प्लानिंग से। सही फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब सही तरीके से इन्वेस्टमेंट, पर्याप्त इंश्योरेंस कवर और इमरजेंसी बैकअप। और यहां आपकी मदद करता है योर मनी, जहां हमारे एक्सपर्ट आपके लिए करते हैं कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग। नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और आपके सवालों को जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर के हेमंत रुस्तगी। हेमंत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए सीधे शुरुआत करेंगे सवाल जवाब के सिलसिला का। सुंदरगढ़ ओडिशा से सुब्रत कुमार पटेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुब्रत, गुड इवनिंग, बताइए क्या जानना है आपको? हाँ सर जी, ये फंड्स इंडिया के बारे में थोड़ा जानना था सर। ये फंड्स इंडिया में फेसबुक में दिखा इसका एड जी, और मैंने वहाँ ऑनलाइन अप्लाई कर दिया। एक अकाउंट खोल लिया जी, और उनके पास इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर दिया हूँ सर। लेकिन वो क्या है, कैसे काम करते हैं, उनके बारे में थोड़ा मालूमात नहीं है सर। ये तो बहुत ही सुब्रत गलत कदम है कि आपको मालूम नहीं है और निवेश से इतना बड़ा फैसला होता है और आपने ऐसे शुरू कर दिया। बहरहाल, जो आपका निवेश जरा उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। हाँ सर, फंड्स इंडिया के वो बोलते हैं यहाँ अकाउंट खुलने पर भी आप बहुत सारे कंपनी में आप म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस ये सब कर सकते हैं। यानी कि शेयर मार्केट में भी आप पैसा डाल सकते हैं, बोल रहे थे सर। ठीक है, चलिए आपका सवाल हमारे पास है, हम हेमंत से जानते हैं। हेमंत, एक गलती तो ये कर चुके हैं कि ज्यादा जानकारी नहीं थी, उसके बाद इन्होंने निवेश का फैसला लिया और अब कंफ्यूज है कि नहीं क्या करना चाहिए। आपके पास भी सवाल है उनका, क्या सलाह होगी इनके लिए? देखिए अभिषेक, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एक तो होता है ट्रेडिशनल तरीका। आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, आप सबमिट करते हैं, आप या तो खुद कर सकते हैं या किसी की एडवाइस लेके कर सकते हैं। और दूसरा होता है, अभी टेक्नोलॉजी का पिछले कुछ सालों में काफी इस्तेमाल हो रहा है, तो आप ऑनलाइन भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करने के भी कई तरीके हैं। एक तो ये कि आप म्यूचुअल फंड की साइट पे जाइए, आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी एक प्रोविजन है पिछले कुछ सालों से कि अगर आपको लगता है कि आप खुद से फैसला ले सकते हैं, आप चुन सकते हैं कौन सा फंड आपके लिए अच्छा है, किस तरह का फंड होना चाहिए, किस तरह का पोर्टफोलियो होना चाहिए, तो आप डायरेक्टली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हर म्यूचुअल फंड की साइट रहती है, अब वहां जाके डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। या दूसरा कोई अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, उनकी जो वेबसाइट रहती है उसके थ्रू भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और तीसरा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जो है इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म, जैसे फंड इंडिया की बात कर रहे हैं, ऐसे एक दो और भी प्लेटफॉर्म है जो आपको अलाउ करते हैं कि अगर आपके वहां पे म्यूचुअल फंड फिजिकली प्रेजेंट नहीं है तो भी आप उनके थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये बात सही है कि उन्होंने बिना जाने समझे कुछ उसको इन्वेस्ट किया है, बट फॉर्चुनेटली काफी कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा उनको। सही क्योंकि वो एक तरीका है। देखिए, वो म्यूचुअल फंड इनमें इन्वेस्ट करने का एक तरीका है। फंड्स इंडिया एक प्लेटफॉर्म है जो आपको अलाउ करता है कि आप किसी भी फंड में आप वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इन्होंने वहां पे उनके थ्रू इन्वेस्ट किया है तो पहले मैं बता दूं कि जैसे कोई भी अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उस तरह से फंड्स इंडिया भी है। अगर आप आपको ये समझना जरूरी है कि अगर आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड की साइट से तो आपको कॉस्ट कम लगेगी। अगर आप फंड्स इंडिया के थ्रू जाएंगे तो डेफिनेटली वहां पे कॉस्ट आपको ज्यादा है, जैसा किसी भी अगर डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आप इन्वेस्ट करते हैं तो होगा। तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई रिस्क इन्होंने लिया है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आई थिंक वो उसके थ्रू डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक शायद इनको फायदा होगा कि अगर फंड्स इंडिया के थ्रू कर रहे हैं तो जो खुद से करने पे जो पोर्टफोलियो चढ़ने की जो बात करते हैं हम कि फंड्स की आप समीक्षा करते रहे, तो क्या ये फैसिलिटी भी वो प्रोवाइड कराते हैं क्या? देखिए, मतलब एक्चुअली क्या है, वहां पे कुछ एडवाइस आपको डेफिनेटली मिलती है। अब किस तरह की एडवाइस मिलती है वो मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन जैसा मैंने कहा, अगर आपको लगता है कि आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप चुन सकते हैं फंड, कितना फंड किस पैसे में डालना चाहिए आपको कर सकते हैं, तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। नहीं तो फंड्स इंडिया के थ्रू कीजिए। वो एडवाइस डेफिनेटली इनको देखना पड़ेगा कि किस तरह की इनको एडवाइस मिलती है, लेकिन डेफिनेटली कन्वीनियंट जरूर हो जाता है, क्योंकि अगर वो आपको पोर्टफोलियो बना के देते हैं तो आपको समझ में आएगा कि आपका पोर्टफोलियो किस तरह से काम कर रहा है। तो डेफिनेटली वो फायदा इनको यहाँ पे डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, इनकी जो पोर्टफोलियो है उसमें आप किसी चेंजेस की सलाह देंगे क्या? देखिए, इन्होंने एक्चुअली दो फंड में इन्वेस्ट किया है यहाँ पे। इन्होंने कहा रिलायंस गोल्ड फंड में इन्वेस्ट किया और इन्होंने एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड में इन्वेस्ट किया। 1,000 रुपए की एसआईपी की है उन्होंने। अब ये दोनों फंड जो है अपनी कैटेगरी में अच्छे फंड हैं, लेकिन यहाँ पे देखना हमको ये है कि जो एसेट एलोकेशन है, यानी 50% गोल्ड में डाल रहे हैं, 50% इक्विटी में डाल रहे हैं। किसी भी इन्वेस्टर के लिए जो अपना पोर्टफोलियो का इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं, स्टार्टिंग में 50% पैसा गोल्ड में डालना लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी मुझे लगता नहीं कि सही फैसला है। वो गोल्ड डेफिनेटली पोर्टफोलियो में हो सकता है, 5-10% की हम हमेशा बात करते हैं, लेकिन वो तब होना चाहिए जब आपने पोर्टफोलियो बना लिया हो, तब थोड़ा पैसा आप
गोल्ड में डालिए, चाहे वो हेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डालिए या गोल्ड अक्यूमुलेट करने के लिए डालिए, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 50% पैसा इस स्टेज पर जब आप एक कॉर्पस बनाना चाहते हैं, बिल्कुल भी सही नहीं है। तो मेरी एडवाइस रहेगी कि ये रिलायंस गोल्ड का पैसा जो है वो रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी जो फंड है वहां पे अगर लगाएं और दूसरा HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी में लगाएं, दोनों मिलके ये पोर्टफोलियो आपका इनका अच्छा बन जाएगा यहाँ पे। जी, तो हेमंत की सलाह यही है कि आपने गलती कर दी है। पहले किसी भी निवेश के बारे में, कोई भी निवेश करने से पहले उसके बारे में अच्छे से जांच पड़ताल करें, रिटर्न के बारे में पता करें और क्या रिस्क फैक्टर्स है उसके बारे में पता करें। उसके बाद ही किसी निवेश का कोई भी फैसला लें। किस्मत से आपका ये निवेश ठीक बैठा है, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा हो। चलिए, इसी सलाह के साथ एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो और भी कई सारे सवाल जवाब लेंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। योर मनी में आपका फिर से स्वागत है और आज आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं वाइज इन्वेस्टर एडवाइजर्स के CEO हेमंत रुस्तगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। गाजीपुर से रविशंकर पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रवि, गुड इवनिंग। बताइए क्या जानना है आपको? जी अभिषेक जी, गुड इवनिंग। एक्चुअली मेरा सवाल 80C के इन्वेस्टमेंट में टैक्स एग्जेम्पशन से रिलेटेड है जी। तो अभी जैसे इस बार के फाइनेंशियल ईयर के लिए जो 1,50,000 का जो एग्जेम्पशन लिमिट है मैक्सिमम जी, तो उसमें से 75,000 मेरे PF और मेरे थोड़े इन्वेस्टमेंट है पहले से उसमें हो गए हैं। 75,000 के लिए मैं एक ऑप्शन ढूंढ रहा हूँ जिसमें से मैं अराउंड 50% लाइक 35,000 के आसपास मैं PFF में करना चाहता हूँ और जो बची हुई अमाउंट है सेम लाइक 40,000 उसको मैं किसी ALSS में डालना चाहता हूँ। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी मार्केट में कौन सा ALSS है जो बेटर ऑप्शन दिख रहा है। रवि, आपने कहीं और भी निवेश किया हुआ है क्या इनके अलावा? हाँ, इसके अलावा मैंने एक बजाज अलियंस का एक सर्व शक्ति सुरक्षा समथिंग लाइक दैट कुछ ऐसे था, वो मैंने किया हुआ है जो मेरी कंपनी के उसमें था, तो वहां पे मैंने कर लिया था। उसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा जानकारी थी नहीं, बट मैंने कर लिया था वो। तो वो करीब है 4,000 एनुअली उसका प्रीमियम जाता है। ठीक है। इसके अलावा क्या कोई आपने टर्म प्लान ले रखा है? लिक्विड फंड्स वगैरह हैं कुछ, जैसे RD वगैरह मैं करता रहता हूँ अपने बैंक के थ्रू ही, ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू। इंश्योरेंस के लिए कोई टर्म प्लान आपके पास है? नहीं, कोई टर्म प्लान नहीं है अभी मेरे पास। ठीक है, चलिए हेमंत से जानेंगे कि आपके लिए क्या सलाह होनी चाहिए। हेमंत 28 साल के हैं, यंग एग्जीक्यूटिव हैं, अच्छी खासी सैलरी है, लेकिन इंश्योरेंस मुझे लगता है कंप्लीट नहीं है। ALSS के बारे में भले जानते हैं, बट शुरुआत करेंगे इंश्योरेंस की। क्या इनकी जो नीड से पूरी हो पाएंगे इससे? देखिए, एक्चुअली इन्होंने जो बात की है सर्व शक्ति सुरक्षा जो स्कीम की बात की है बजाज एलियंस की, एक्चुअली वो एक ग्रुप इंश्योरेंस है। इन्होंने कहा इनकी कंपनी की तरफ से मिली है, वो एक तरह से ग्रुप इंश्योरेंस है, वो टर्म प्लान ही है एक्चुअली। लेकिन वो कितना उसके अंदर उनको कवरेज मिल रहा है वो उनको देखने की जरूरत है। पूछ लेते हैं उनको पता, शायद मुझे लगता है उनको ज्यादा जानकारी है, फिर भी पूछ लेते हैं। रवि, आपका कवरेज कितना है जो आपका कंपनी से ग्रुप प्लान मिला हुआ है? कवर बहुत ज्यादा नहीं है, उसका कवर मेरे हिसाब से केवल 1.5 लाख का ही है। सिर्फ 1.5 लाख का? जी, डेफिनेटली बात है। अगर 1.5 लाख का कवर है तो वो बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। मतलब अगर हम थंब रूल की भी बात करें तो जितनी भी आपकी एनुअल इनकम उसका कम से कम 10 गुना तो आपका इंश्योरेंस कवर होना ही चाहिए। यानी इनकी एनुअल सैलरी जो है करीब 9 लाख है, तो 90 लाख तो कम से कम होना ही चाहिए। बिल्कुल होना ही चाहिए। इनफैक्ट उसके अलावा अगर आपकी कुछ लायबिलिटीज हैं वो भी आपको ऐड करके देखना चाहिए। बट अगर हम मिनिमम देखें तो आपका जो एनुअल इनकम है उसका 10 गुना तो होना ही चाहिए। तो कहीं ना कहीं इनको मुझे लगता है शुरुआत में ये जो रिस्क मैनेजमेंट की अब बात करते हैं यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। एक तो टर्म प्लान ले और दूसरा जो है हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए हमेशा, और तीसरा हम हमेशा बोलते हैं कि एक इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए जो आपके 6 महीने के खर्चों के बराबर हो। ये 3 चीज होने के बाद ही किसी को आगे इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। जहां तक इनका जो सवाल, दूसरा सवाल जो ELSS के बारे में, ELSS के बारे में इन्होंने कहा ये 2 चीजें देख रहे हैं, एक PPF देख रहे हैं और एक ELSS देख रहे हैं। 28 ईयर्स के हैं। मुझे लगता है दोनों के दोनों इन्वेस्टमेंट अगर हम एनालाइज करें तो काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। PPF इसलिए अच्छी इन्वेस्टमेंट है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी डेट टाइप ऑप्शन में जहां पैसा आपका सेफ हो और जो रिटर्न आपको मिल रहा है वो टैक्स फ्री मिल रहा है, तो PPF से अच्छी कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं। लेकिन हेमंत फिर बात हो जाएगी कि वो 15 साल के लॉक हो जाएगा। शायद अगर ELSS में करेंगे 3 साल के बाद लिक्विडिटी का ऑप्शन के पास होगा। नहीं, वो ठीक है अभिषेक, हर चीज आप लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पैसा नर्चर करने के लिए लॉन्ग टर्म में रखना ही होगा। आप अपने पोर्टफोलियो को इस तरह से एलोकेट कीजिए कि ये जो पैसा है ये लॉन्ग टर्म हो और जो बाकी पैसा है, जैसे अभी ELSS में अगर डाल रहे हैं 75,000 में से 35,000 PPF में डाल रहे हैं, 40,000 अगर ये ELSS में डालते हैं, ELSS में 3 साल का लॉक इन रहता है
और सबसे अच्छी बात यह है एक इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम है, तो ऑब्वियसली जैसा किसी भी इक्विटी फंड में होता है यहां भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। लेकिन अच्छी बात यह है क्योंकि लॉक इन है 3 साल का, जो भी गेन आपको मिलेगा, अगर आप ग्रोथ ऑप्शन लेते हैं, जो भी गेन आपको मिलेगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, यानी टैक्स फ्री है, जो पीपीएफ में भी मिलता है। यहां पे ऑफकोर्स रिस्क ज्यादा है लेकिन रिटर्न भी कहीं ज्यादा हो सकता है। तो अगर आप दोनों में डिवाइड कर रहे हो तो देखिए कुछ पैसा जो है 3 साल के बाद आपका फ्री हो जाएगा। लेकिन मैं यहां बता दूं कि ईएलएसएस में लॉक इन भले ही 3 साल का हो, लेकिन ईएलएसएस क्योंकि इक्विटी फंड है आपको उसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखना पड़ेगा, अनलेस आपकी कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है जिसके लिए आपको वो पैसा निकालना है। बिल्कुल। बाकी जो इन्वेस्टमेंट है आपके गोल और शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म, उसके लिए आप अलग से इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये जो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट है, देखिए अगर आप टैक्स सेविंग को अपने ओवरऑल इन्वेस्टमेंट प्लान का हिस्सा बनाएंगे तो फायदा क्या होगा, सही एसेट क्लास चुनेंगे, टाइम होराइजन भी बराबर होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि साल के आखिर में जो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आया उसमें आपने पैसा डाल दिया, क्योंकि ये प्लान कर रहे हैं अभी तो 3 महीने हैं इसके पास, प्लान करके कर रहे हैं। सही मायने में अगर अपनी एसेट एलोकेशन करें, जैसा उन्होंने कहा डेट और इक्विटी दोनों में इन्होंने डिवाइड कर दिया, तो मुझे नहीं लगता कि उनको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आएगी। 3 साल के बाद वो पैसा उनको मिल सकता है, लेकिन जैसा मैंने कहा जब तक हो सके जितना लंबा समय आप इक्विटी को देंगे उतना अच्छा रिटर्न मिलेगा। जहां तक फंड्स का सवाल है, इनको 2 फंड मैं रिकमेंड कर रहा हूं, एक्सिस का लॉन्ग टर्म इक्विटी है और रिलायंस का टैक्स सेवर है। दोनों में से आप कोई भी एक फंड देख लीजिए। एक बात फिर से बता दूं आपको, कभी भी आप देखते हैं तो हम हमेशा चाहते हैं कि सबसे अच्छा फंड हमको मिले। ये फंड सबसे अच्छे बदलते रहेंगे शायद हर क्वार्टर या हर 6 महीने में। आपको ऐसे फंड में इन्वेस्ट करना है जो जिनका कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड रहा हो। अगर भले ही वो शायद टॉप 5 में नहीं रहे, कभी किसी समय वो निकल जाए, चिंता की बात नहीं है। जब तक पोर्टफोलियो क्वालिटी अच्छी हो, कंसिस्टेंट हो, तो उस फंड में आपको बने रहना चाहिए। जी, तो रवि आपके लिए सलाह यही है कि आपका जो फैसला है काफी अच्छा है निवेश करने का, और ईएलएसएस में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी या फिर रिलायंस टैक्स सेवर फंड काफी अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ सौरभ चंदन बिस्वाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ बताइए क्या जानना है आपको? सर एक्चुअली मुझे ये जानना है कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए सेविंग्स करना है जी, जहाँ पे मुझे मेरे सन के लिए एजुकेशन और एक घर खरीदने के लिए करना है। और अभी मेरी सैलरी है 28,500 और जो कि रिसेंटली रिवाइज हो जाएगा। और अभी मैं 3,000-4,000 अराउंड आरडी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और मैं 2 और ये एक कर रहा हूँ सुंदरम सिलेक्ट इक्विटी में मिड फोकस, और एक है मेरा फ्रैंकलिन ग्रोथ मिड कैप, और एक एसबीआई मैग्नम मिड कैप ग्रोथ। ये तीनों में 1,000 करके डाल रहा हूँ। ठीक है। तो आपका फिर और कुछ सजेशन हो डालने के लिए या कुछ? सौरभ, जो घर खरीदने की आप योजना बना रहे हैं 25 लाख रुपए का, कब तक आपकी योजना है, कब तक खरीदना चाहते हैं उसको? अराउंड 35, 830 पे 28 है, तो 7 ईयर्स 7 साल के बाद 7 साल का वक्त है हेमंत इनके पास। 25 लाख रुपए चाहिए होंगे, और जो उनका निवेश है करीब अगर आरडी को और म्यूचुअल फंड दोनों को मिला दिया जाए तो 5,000 रुपए का निवेश है। क्या लगता है लक्ष्य पूरा हो पाएगा उनका? आई थिंक लक्ष्य से पहले फिर से जैसा हम हमेशा बात करते हैं, मैं चाहूंगा कि ये अपने रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान दें। जो टर्म प्लान हो इनके पास पर्याप्त मात्रा में, हेल्थ इंश्योरेंस हो और इमरजेंसी फंड। इन्होंने कहा एक रेकरिंग डिपॉजिट में पैसा डाल रहे हैं कुछ 2,500 रुपए, वो पैसा जो है वो अलाइन कर दें अपने एक जो इमरजेंसी फंड के लिए। तो ये तीनों चीज अगर करके चलेंगे तो मुझे लगता है इनके लिए सही रहेगा। अब इनके गोल्स की अगर आप बात करें, इनके 2 गोल्स हैं। इन्होंने कहा एक तो उनको घर खरीदने के लिए 25 लाख रुपए चाहिए 7 साल के बाद। अब अगर ये डाउन पेमेंट की बात कर रहे हैं तो 2 चीजें हो सकती हैं यहाँ पे। एक तो ये कि पूरा का पूरा पैसा ये खुद जमा करके खरीदना चाहते हैं, या अगर ये लोन लेना चाहते हैं तो लोन लेना चाहते हैं तो करीब उनको 20% जो है वो मार्जिन मनी जनरेट करनी पड़ेगी। साथ ही बैंक जब भी लोन देते हैं आपको, तो जो स्टैम्प ड्यूटी वगैरह का जो पैसा होता है वो इसमें शामिल नहीं होता है, वो भी आपको करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगर ये 25 लाख का घर ले रहे हैं और ये चाहते हैं कि लोन लें उसके ऊपर, तो फिर भी इनको 8 या 9 लाख का कॉर्पस चाहिए बनाना पड़ेगा। साथ में इन्होंने एक और चीज की, अपने रिटायरमेंट प्लानिंग की बात भी की है। इन्होंने कहा कि इनको 50,000 रुपए की इनकम चाहिए रिटायरमेंट के बाद। अगर मैं वो देख के चलूं करीब, तो उनको 1 करोड़ की कॉर्पस की बात करें, क्योंकि 1 करोड़ में अगर आप 7-8% भी कमाते हैं तो आपको उतना पैसा। क्या जो 50,000 रुपए की बात कर रहे हैं सौरभ यहाँ पे, जब 30 साल के बाद करीब वो रिटायर होंगे तो क्या वो सफिशिएंट होगा? जी बिल्कुल सफिशिएंट नहीं होगा। तो मुझे लगता है वो जो टारगेट है उनका, अच्छी बात है उन्होंने एक टारगेट अभी को सोचकर उन्होंने 50,000 कहा है, तो क्या लगता है अंदाजा एक कितना चाहिए होगा उनको? जी बिल्कुल अच्छी बात है कि उन्होंने टारगेट बनाया है, मुझे लगता है, लेकिन काफी कंजर्वेटिव बनाया है। इन्फ्लेशन को ध्यान में रखना पड़ेगा। मुझे लगता है क्योंकि यहां से इनकी इनकम आगे जाके बढ़ेगी,
हालांकि जब आप रिटायर होते हैं तो आपकी जो लास्ट सैलरी जो होती है, जो एक्सपेंसेस होते हैं, उससे रिटायरमेंट के बाद एक्सपेंसेस थोड़े 20-25% कम हो जाते हैं, क्योंकि कुछ खर्चे आपके जब आप जॉब में रहते हैं वो बाद में नहीं होते हैं। फिर भी मुझे लगता है कम से कम उनको 3 करोड़ का कॉर्पस लगेगा यहाँ पे, 3 करोड़ रुपए का जी। और उसको जनरेट करने के लिए अगर ये 12,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे अभी से, तब जाके वो कॉर्पस बनेगा। बट यहाँ पे 2 गोल्स हैं, गोल्स को प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है। अगर आपके पास अपना घर नहीं है तो मुझे लगता है पहली प्रायोरिटी आपकी घर खरीदना होनी चाहिए। तो जो भी पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पहले घर के लिए कीजिए। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े उसमें से कुछ पैसा अपने रिटायरमेंट के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। लेकिन जो आपके तीनों फंड हैं, तीनों के तीनों फंड इनके मिड कैप में हैं जी। फंड अच्छे हैं अपनी कैटेगरी में, लेकिन हम ये भूल जाते हैं, क्योंकि हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस देखते हैं और पिछले 1 साल में मिड कैप फंड ने बहुत अच्छा किया, तो हमको लगता है कि ये वाले फंड हम ले लेते हैं। वो बिल्कुल सही नहीं है। परफॉर्मेंस देखिए, परफॉर्मेंस के ऊपर इतना ज्यादा एम्फेसाइज मत कीजिए कि आप कहीं ना कहीं अपने पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा रिस्क लें। तो मुझे लगता है एक फंड सुंदरम सेलेक्ट मिड कैप ये अपने पास रख सकते हैं, साथ में 1-2 और फंड इनको, जैसे बिरला इक्विटी फंड है या आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी, जिसमें 30-40% लार्ज कैप भी है। हालांकि वो भी एक मिड कैप फंड है, लेकिन कुछ पैसा लार्ज कैप में है। इस तरह से अपना पोर्टफोलियो बनाइए। जो बायस है ओवरऑल वो लार्ज कैप की तरफ होना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि जब आप 15-20 साल के इन्वेस्ट करते हैं तो आप ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहेंगे जो आपको कॉन्फिडेंट लगे कि ये कंपनी सर्वाइव करेंगे। मिड कैप कंपनी जो है वो रिटर्न अच्छा देंगे, लेकिन काफी वॉलेटाइल होती हैं। वो पोर्टफोलियो में होना जरूरी है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में बहुत ज्यादा एग्रेसिव पोर्टफोलियो ना बनाइए जी। ठीक है, तो आपके लिए सलाह यही है कि जब भी आप लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं और निवेश करते हैं तो लार्ज कैप फंड चुनना आपके लिए ज्यादा बेहतर होता है। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और सवालों के जवाब देंगे, आप बने रहिए। यूर मनी में आपका स्वागत है और आज आपके सवालों में जवाब दे रहे हैं वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर्स के हेमंत रस्तगी। चलिए, अगला सवाल लेंगे। ईमेल के जरिए अविनाश मिश्रा ने अपना सवाल भेजा है। अविनाश का प्रोफाइल पहले आपको बताते हैं। 28 साल की उम्र है उनकी, मैरिड नहीं है, करीब आय जो उनकी है 5 लाख रुपए सालाना है। पोर्टफोलियो जो इसमें LIC जीवन आनंद है, 27,000 रुपए सालाना प्रीमियम भर रहे हैं। पीएफ में 2100 का कंट्रीब्यूशन है पर मंथ। वॉलंटरी पीएफ में भी करीब 3,000 रुपए डाल रहे हैं और पीपीएफ में 50,000 हर साल वो निवेश कर रहे हैं। इसके अलावा बैंक एफडी भी है, कुछ आरडी भी है। और उनका जो सवाल ये है कि 5 साल बाद घर और 1 साल बाद कार लेनी है, पोर्टफोलियो पर सुझाव दें। क्या पेंशन प्लान लेने की जरूरत है? अच्छा टर्म इंश्योरेंस प्लान और हेल्थ प्लान भी उनको जानना है हेमंत। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल ये है कि उन्होंने प्लान कर रखा है, सोचा भी है, डेट में है उनका, इंश्योरेंस में है, इक्विटी गायब है पोर्टफोलियो से। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा, अगर हम इनका पोर्टफोलियो एनालाइज करें, उनकी एज 28 ईयर्स है, अनमैरिड है, लेकिन सारा का सारा इन्वेस्टमेंट जो है वो डेट ओरिएंटेड है। उनके पास एक ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्लान है, बैंक एफडी है, रिकरिंग डिपॉजिट है, प्रोविडेंट फंड में पैसा दे रहे हैं और वहां पे भी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो सारा का सारा जो पैसा है वो डेट में जा रहा है। मतलब जाहिर सी बात है कि उनका ध्यान जो है वो सिर्फ इस चीज पे है कि उनका पैसा जो है वो कहीं ना कहीं कैपिटल लॉस ना हो। उसमें कोई गलती नहीं है। हम सब मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, तो हम कभी नहीं चाहते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट में पैसा निकल जाए। लेकिन हम एक चीज भूल जाते हैं कि जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमें लाइफ में 2 तरह के रिस्क होते हैं, स्पेशली आपके इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं। एक तो ये कि आप नहीं चाहते कि आपका कैपिटल लॉस हो। दूसरा जो हम कभी ध्यान नहीं देते हैं वो ये है इन्फ्लेशन का रिस्क। हम ये भूल जाते हैं कि जब हम 15, 20, 25 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो अगर आपको 7% या 8% रिटर्न मिल रहा है, जो इन्फ्लेशन उतना भी इन्फ्लेशन है, उसके बाद आप टैक्स पे कर रहे हैं, उसमें इसके बाद आप इन्फ्लेशन देख रहे हैं, तो एक्चुअली रियल रेट ऑफ रिटर्न है वो नेगेटिव है। इसका मतलब यह है कि आपका जो पैसा है वो सिर्फ नंबर्स में बढ़ रहा है, उसकी वैल्यू कुछ नहीं बढ़ रही है। तो मुझे घट रही है, बिल्कुल घट रही है। अगर आप माइनस में जाएंगे तो डेफिनेटली घट रही है। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि अपनी सोच को थोड़ा बदलें। लॉन्ग टर्म में अगर आप अच्छे क्वालिटी इक्विटी फंड में एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट करें 15-20 साल, कैपिटल लॉस होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। इनफैक्ट हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो रिटर्न कम से कम 12-15% आपको रिटर्न मिलता है। तो कहीं हम क्या है, 1 या 2 साल कहीं जो डर होता है ना, शायद वो लोगों को रोक देता है फैसले लेने से। देखिए, हमें इक्विटी को देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा। इक्विटी को हम देखते हैं एक ऐसा एसेट क्लास जो हमको रातों रात अमीर बनाएगा, वो ऐसा है नहीं। जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, एक तरीके से आप कंपनी की भागीदारी में हिस्सा लेते हैं। कोई भी बिजनेस आप बनाते हैं उसको नर्चर करने के लिए समय देना पड़ेगा। अगर आप उस तरह से देखें, अब हम अपने घर में देख लीजिए, बच्चे होते हैं, बच्चे बड़े होते हैं,
उसके बाद 10, 15, 20 साल पढ़ाई के बाद ही इस लायक बनते हैं कि वो कुछ कर सकें लाइफ में। कोई भी चीज में समय लगता है। आई थिंक उसका अगर नजरिया बदल लेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, काफी अच्छा रिटर्न बना पाएंगे। तो एक तो ये कि मैं चाहूंगा कि ये इक्विटी में इसको डेफिनेटली देखें। इन्होंने 2 गोल्स की यहां पे बात की है, कोई टाइम होराइजन नहीं है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। गोल बनाना जरूरी है, टारगेट बनाना जरूरी है, लेकिन टाइम होराइजन चाहिए। अगर गाड़ी चाहिए, कितने की गाड़ी हो, घर चाहिए, कितने का घर हो, कितने समय के बाद लेना है, वो डिटेल अगर हो तभी आप तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी इनको कि अगर ये डिटेल्स देके फिर से हमको भेजे तो हम इनको एग्जैक्टली बता पाएंगे कि किस तरह से इनको इन्वेस्ट करना चाहिए, किस एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहिए और कितना पैसा इनको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो कभी भी प्लानिंग के लिए गोल बनाइए, टारगेट बनाइए, फिर उसके बाद ही आप अपनी प्लानिंग के ऊपर काम कर सकते हैं। जी, जितना जरूरी निवेश है उतना ही जरूरी निवेश का लक्ष्य क्या है ये भी आपको उसमें निवेश में तय होना चाहिए। चलिए हेमंत, आज योर मनी में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया CNBC आवाज पर, और योर मनी में फिलहाल इतना ही। लेकिन अगर आप भी हमसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस या फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। सवाल भेजते वक्त अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर लिखें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको विजिट करना है facebook.com/आवाज योर मनी। सवाल पोस्ट करने के साथ आप योर मनी के पुराने एपिसोड भी देख सकते हैं।